ये वीडियो हमारा जो है आप लोगों का ग्रामीण विकास का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में हमने पहला पार्ट जो है उसको डाल रखा है। अरिहंत, जो ये अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें इससे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया आप लोगों को, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए। और आप लोगों के यूपी लेखपाल चकबंदी राज मंडी परिषद समाज कल्याण पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत अधिकारी और इसके अलावा जो भी अन्य परीक्षाएं यूपी SSS की जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें वो सारे सिलेबस कवर किए गए हैं, ठीक है, सिलेबस के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आप लोगों की यूपी लेखपाल के लिए ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर से ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने ये सब पढ़ा रखा है। मैं बता दूँ कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, उसके बाद से फिर से आप लोगों का ग्रामीण समाज के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो इसको मैंने पढ़ाया था। उसके बाद से ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, ये सारी पढ़ाई थी। उसके बाद से ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं, उसके बाद से फिर हम लोग आए थे यहाँ पर राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ रखा था राजनीतिक जीवन में परिवर्तन तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट जो कि है यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रामीण समुदाय का सामाजिक महत्व, ठीक है, ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको जाके फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, और उसको वॉच कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व क्या होता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त ये जो पहला यहाँ पर पॉइंट है वो दिया है, ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण समाजों का समाज शास्त्रीय प्रेक्ष्य से अध्ययन करके इन समाजों को सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना व कार्य तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना और उनसे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करना है, ओके। उसका मतलब क्या, जैसे कि ग्रामीण जो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करके इन समाजों का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना व कार्य तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण करना है, ओके। तो ये चीज़ है। उसके बाद से जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ये रहा, यहाँ दिया है, अतः ग्रामीण समुदाय मीन्स ग्राम के समाजशास्त्रीय महत्व को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से देखा जा सकता है, तो पहला जो है वो है आप लोगों का ग्राम समाज की मौलिक इकाई। ग्राम समाज की मौलिक इकाई क्या होती है, तो ग्राम समाज की जो मौलिक इकाई होती है वो देख लेते हैं। तो मानव समुदाय पूर्व समय में खानाबदोश था, ठीक है, पहले जो था वो खानाबदोश था, मतलब कि इधर उधर घुमक्कड़ टाइप के कह सकते हो। पहले जो आदि मानव लोग थे वो घुमक्कड़ टाइप के थे, इधर उधर घूम के शिकार करते थे, इधर उधर जो भी पाते थे वो खाते थे, ठीक है, जो फल फूल तथा शिकार से अपना भरण पोषण करते थे। कालांतर में कृषि के विकास से समाज में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इससे पहले मानव का भूमि से कोई अस्थायी संबंध नहीं था। मीन्स क्या हुआ, कालांतर जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, तो मनुष्य क्या करने लगा, कृषि उनके अंदर जो कृषि करने का, जैसे कि कहीं पे गए वो कुछ ये धान के पौधे देखे तो उनसे चावल उन्होंने प्राप्त किया और चावल को खाया तो उनको अच्छा लगा। तो इससे जो है थोड़ी जो जैसे जैसे समय बीता उनके अंदर कृषि की भावना जो है वो डेवलप हुई, ठीक है, तो वो कृषि करने लगे, कृषि का विकास हुआ। वहाँ से समाज से भी क्या हुआ, अस्थायी निवास, जैसे कि कहाँ जहाँ पर कृषि करेंगे वहाँ पर अस्थायी निवास तो उनको करना ही पड़ेगा, फसल का इंतजार करना पड़ेगा कि मतलब 4-5 महीने जो भी लगता है फसल होने में, तो वो तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उनको अस्थायी निवास की ज़रूरत पड़ेगी एक जगह पर रहने के लिए। तो अस्थायी निवास से यहीं से स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद से क्या हुआ, आवृत्ति का विकास हुआ। इससे पहले मानव का जो था पृथ्वी से, भूमि से कोई अस्थायी संबंध नहीं था इसके पहले, ठीक है, धीरे धीरे ये होने लगा। उसके बाद से सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, कृषि व्यवसाय के विकास ने मानव को भूमि से बांध दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण समुदाय के रूप में अस्थायी मानव समाज का विकास हुआ। अतः ग्राम समाज की मौलिक इकाई है, ठीक है, अतः ग्राम समाज की मौलिक इकाई है क्या, कृषि, ठीक है। तो ये जो कृषि व्यवसाय है, ये जो जैसे जैसे इसका जो है विकास हुआ कृषि व्यवसाय का, तो इसने क्या किया, मानव को भूमि से बांध दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण समुदाय के रूप में अस्थायी मानव समाज का विकास हो गया, ओके। ये चीज़ इसका कहने का मतलब है। सेकंड है दोस्त आप लोगों का ग्राम प्राचीन संस्कृति के संवाहक। जो ग्राम प्राचीन है वो संस्कृति के संवाहक कैसे हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया है
ग्रामीण समाज प्रायः परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होते हैं। जो ग्रामीण समाज होते हैं वो प्रायः परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होते हैं, जो अपनी परंपरा, विचार, रीति रिवाज आदि को बनाए रखते हैं तथा उनका अनुसरण करते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ आया होगा ये पॉइंट। सेकंड देखते हैं, ग्रामीण समाज स्वभाव से परिवर्तन विरोधी होते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं उनकी जो स्वभाव होती है वो परिवर्तन विरोधी हो। जैसे कोई उनमें कुछ भी स्वभाव में परिवर्तन होता है तो उसके विरोध होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अगेंस्ट होते हैं। यही कारण है कि सदियों पुरानी मान्यताओं, मूल्य, विश्वासों, प्रथाओं से चिपके रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई चेंजिंग हो रही है तो ये अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कि पहले की भावनाएं थी, जैसे कि धर्म, वही सारे रीति रिवाज अभी भी फॉलो करते चले आ रहे हैं। कितनी भी परिवर्तन हो जाए लेकिन ये उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, पुरानी धारणाओं को। ठीक है, ये चीज़ है ग्रामीण समाज के लोगों में। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, वर्तमान में आधुनिक नगरीय संस्कृति के प्रभाव में आने के बावजूद भारतीय ग्रामीण परंपराएं आज भी विद्यमान है, जो नगरीय समाज में भी स्वीकार्य हैं। यहाँ पर जैसे कि फॉरेन कंट्री है, ठीक है, विदेशों में देख लो आप लोग, जो पहनावा है वहाँ पर, वहाँ के लोगों का रहने और खाने पीने का जो भी तरीका है वो बदलता चला जा रहा है, धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। लेकिन अब आप ग्रामीण गांव में आओगे, ठीक है, किसी गांव में जाओगे तो वहाँ पर देखो अभी भी वही सारी परंपराएं हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है लेकिन पहले ही जैसी परंपराएं हैं। ठीक है, जो पहले धारणाएँ थी, ठीक है, विचारधाराएँ थी, वह उसी विचारधारा के साथ आज भी लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गाँव में देखने को मिलता है। यही चीज़ यहाँ पर लाइन में बोला गया है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, इस प्रकार ग्राम प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में कार्य करता है, जिससे संस्कृति सुरक्षित बनी रहती है। इससे एक फ़ायदा ये है कि मतलब ग्राम में जो पुरानी धारणाएं से लोग चिपके हैं ना, इससे एक चीज़ है कि अभी संस्कृति जो है, हमारे भारत की जो संस्कृति है वो बरकरार है। ठीक है, गाँव में ये चीज़ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा, लेकिन शहरों में ये चीज़ अभी बहुत काफ़ी हद तक ये चीज़ें हट गई हैं। ठीक है, ये सब फॉरेन कल्चर की तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों के शहर के लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो संस्कृति देखने को नहीं मिलती जो आप लोगों का गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद से नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर है, ग्राम समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या होता है। जो ग्राम समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता जो है वो अनाज होता है, खासकर। ठीक है, गांव में। ठीक है, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? अनाज होती है। वैसे तो सभी लोगों की प्राथमिक आवश्यकता अनाज ही होती है, क्योंकि उसी से हम लोगों का पेट भरेगा। ठीक है, लेकिन गांव में अगर देखा जाए तो सबसे प्राथमिक जो अनाज होती है, ठीक है, ये आवश्यकता, जिसका उत्पादन भी गाँव में ही होता है, अर्थात भूमि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार होती है, जो कच्चे माल के रूप में भी कार्य करती हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पॉइंट। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, नगरों के औद्योगिक केंद्र भी कच्चा माल गाँव से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि नगरों के औद्योगिक केंद्र में भी जो कच्चा माल, जैसे कि गन्ना क्या होता है, गांव में ही, गांव में जो खेती होती है वहां से पैदा होती है। ठीक है, गन्ना कहां कहां तक जाता है, उसके बाद से नगरों में, शहरों में। ठीक है, वहां के जो उद्योग क्षेत्र है वहां पर जाता है, मिलों में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का गाँव से ही प्राप्त होते हैं। उस उदाहरण स्वरूप क्या होता है, जैसे कि जूट हुआ, कपास हुआ, तिलहन हुआ, गन्ना हुआ। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी को आप लोगों को दिया, गन्ना आदि पर आधारित उद्योग के कच्चे माल गाँव से ही प्राप्त होते हैं। ये चीज़ कहने का मतलब है। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अतः ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। ठीक है, तो ग्रामीण समाज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करती है हमारे जो पूरे भारत, पूरे विश्व की मतलब विकास के लिए। ठीक है, इसके अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है ग्रामीण समाज पर। ठीक है, तो ग्रामीण समाज जो होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे देश के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ग्राम समाज के आर्थिक का आधार होने के साथ देश की सामाजिक आर्थिक अवस्था को समझने में भी सहायक होता है। ये चीज़ है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आप लोगों का है, गांव प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप है। ठीक है, गांव जो है वो प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप, ये कैसे है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, प्राचीन समय में गांव अधिकांश मामले में स्वशासित थे।
वह स्वयं बहुत से निर्णय युद्ध एवं संधि को छोड़कर देने को स्वतंत्र थे। ठीक है, पहले के जो गांव के लोग थे वो खुद ही जो भी डिसीजन लेते थे खुद लेते थे। ठीक है, अपने ही तरीके से कानून बनाते थे, अपने ही तरीके से किसी को सज़ा देना होता था तो देते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राचीन समय में गाँव में उपलब्ध थी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर देखो गाँव से गाँव में गाँव पंचायतों के पदाधिकारी होते थे। ठीक है, जिन्हें गाँव के अधिकांश लोगों का विश्वास तथा सम्मान प्राप्त होता था। पंच लोग निष्पक्षपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि पहले गांव में क्या होता था, पंचायत होता था, वही उनका कानून होता था, वहीं से उनको किसी को सज़ा देना होता था, वहीं से कोई निर्णय देना होता था। जैसे कि कोई अगर कोई गलत काम कर दिया तो वहाँ से जो है उनको सज़ा देने का जो प्रावधान, ठीक है, वो पंचायत करती थी। पंचायत में भी पंच होते थे जो कि पंचायत सदस्यों के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, कार्य निष्पक्षता के कारण पंच लोग को पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। इनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, उनको वो उनका जो आदेश था, उनका जो आदेश है वही सर्वमान्य हो जाता है। अगर वो कोई आदेश दे देते हैं, कोई चीज़ कह देते हैं, ठीक है, तो वही सर्वमान्य हो जाता है, तो वो सबको मानना पड़ता है। वैसे ही पहले था, कार्य निष्पक्षता के कारण पंच लोगों को पंच परमेश्वर कहा जाता था। गांव के सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी यही होते थे, पंच परमेश्वर। ठीक है, ये जो बोल देते थे वही सत्य हो जाता था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये है, इस प्रकार की व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में ग्राम पंचायतों में प्रजातंत्र का आदर्श रूप से विद्यमान था। उसके बाद से यहाँ दिया है नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार की व्यवस्था या इससे मिलती जुलती व्यवस्था वर्तमान की ग्रामीण समाज में भी विद्यमान है, जो प्राचीन व्यवस्था से प्रेरित पाई जाती है। अतः ग्राम प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब अभी भी जो है गांव में ये चीज़ देखने को मिलती है, और अभी भी वो प्राचीन में सारी चीज़ें होती थी उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि अतः गाँव प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप भी प्रस्तुत करते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ क्विक फैक्ट्स है, उसको देख लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, उसका क्विक फैक्ट्स है, ऐसे क्वेश्चन जो है फंसते हैं आप लोगों के, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है पहला पॉइंट, यहाँ दिया है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, हमने पहले पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था, ठीक है, ग्रामीण विकास पे फर्स्ट वीडियो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पढ़ाया है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है, वैदिक साहित्य में मिलता है। उसके बाद से आप लोगों का जो नेक्स्ट है आप लोगों का वो है ग्राम समाज के स्थलों को मकानों की बनावट, जनसंख्या, प्रशासन आदि के आधार पर पूर्वा, गांव, कस्बा, नगर में बांटा जाता है। ये 4 चीज़ों में बांटा जाता है, बनावट, जनसंख्या, प्रशासन आदि के आधार पर पूर्वा, गांव, कस्बा, नगर। ये चीज़ आप अभी भी इस चीज़ को देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। कई पूर्वा होते हैं मिलके गाँव बनते हैं, ठीक है, कई गाँव मिलके कस्बा बनते हैं और कई कस्बा मिलके नगर बनते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद से है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, ग्रामीण समुदाय को खेतिहार समाज भी कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय को खेतिहार समाज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, और आप लोगों का लोग कृषि भी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसको खेतिहार समाज भी बोलते हैं ग्रामीण समुदाय को। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार देश 6,40,930 गाँव में 68.89% समथिंग आप लोगों का 70%, अगर आप लोग कह सकते हो नियर अबाउट 83.3 करोड़ जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। ऐसा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार है। ओके, तो ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है ग्राम समाज की मौलिक इकाई होती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों का पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ग्राम जो है वो समाज की मौलिक इकाई होती है। तो समाज की मौलिक इकाई क्या होती है, तो ग्राम दे देगा, ठीक है, और भी कई सारी ऑप्शन दे देंगे। तो वहाँ पर आप लोग क्या टिक करोगे, तो आप लोग ग्राम टिक करोगे। तो ग्राम क्या है, सामाजिक मौलिक की इकाई है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये है, कार्य निष्पक्षता के कारण प्राचीन ग्राम की स्वशासन व्यवस्था में पंच को परमेश्वर कहा जाता है। अभी मैंने हाल में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, महाजनी प्रथा तथा सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जो एक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य थे। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ोगे वैदिक साहित्य, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा ऋग्वेद, जो वेद के प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मिलेगा ये चीज़। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो नया टॉपिक है वो है आप लोगों का इसी चैप्टर में, नगर एवं नगरीकरण। कैसे धीरे धीरे जो है ग्राम जो है वो नगर में चेंज हुए, नगरीकरण उनका कैसे हुआ, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नगर और उनका नगरीकरण। ओके,
तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है देख लेते हैं। तो नगर या नगरीय क्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ जनसंख्या घनत्व जो है मानवीय क्रियाकलाप और अन्य सुविधाएं आसपास के शहरों से आसपास की जगह से अधिक होती है। नगर क्षेत्र में कम से कम 10 लाख की आबादी पर ही एक नगर का निर्माण होता है। इस जगह को नगर कहा जाता है। जैसे कि नगर निगम जो घोषित हो जाता है, कोई गाँव कैसे नगर निगम घोषित होता है, जैसे कि वहाँ पर जब 10 लाख की आबादी पूरी हो जाती है, कि ये मान लिया जाता है कि इस नगर में जो है 10 लाख की आबादी होगी, तो उस चीज़ को नगर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्त नगर या नगरीय क्षेत्र ऐसी जगह है ना जहाँ जनसंख्या घनत्व जो है बहुत काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है। मीन्स नियर अबाउट आप लोग कह सकते हो 10 लाख के करीब। 10 लाख तो होता ही होता है, उससे ऊपर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया यहाँ पर माना गया है वो 10 लाख का ही माना गया है। ठीक है, तो आप लोग 10 लाख ही टिक करोगे। आएगा अगर क्वेश्चन में तो 10 लाख ही आप लोग टिक करोगे। यहाँ पर दिया क्या है, जनसंख्या घनत्व मानवीय क्रियाकलाप और अन्य सुविधाएं आसपास के शहरों से आसपास की जगह से अधिक होती है। नगर क्षेत्र में कम से कम 10 लाख की आबादी पर एक ही नगर का निर्माण या उस जगह को नगर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है नगर क्षेत्रों का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल जनसंख्या आदि में बेतहासा वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। जैसे कि कोई नगर क्षेत्र है, उसके भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल जनसंख्या आदि में वृद्धि हो रही है काफ़ी हद तक, तो उस चीज़ को ही नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, यह एक वैश्विक परिवर्तन है। यह एक कैसा परिवर्तन है, नगर से नगरीकरण में परिवर्तन जो है वो कैसा परिवर्तन, तो वैश्विक परिवर्तन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो शहरों में जाकर रहने और काम करना भी नगरीकरण कहलाता है। ये भी नगरीकरण इस चीज़ को भी कहते हैं कि ये किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ये चीज़ है। अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ये नगरीकरण किसको कहते हैं, तो आप लोग बोलोगे क्या, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो है शहरों में जाकर रहना और काम करना भी नगरीकरण कहलाता है। मीन्स ग्रामीण क्षेत्र मीन्स गांव से उठकर लोग अगर नगर में जा रहे हैं, किसी शहर में जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, तो उस चीज़ को भी नगरीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है नगर की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित किया है। कुछ ने जनसंख्या के आधार पर इसको डिफाइन किया है और कुछ ने कानूनी आधार पर इसको डिफाइन किया है, कुछ ने व्यवसाय के आधार पर, तो कुछ ने ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नगर को परिभाषित करने के अक्सर लोग जनसंख्या पर बल देते हैं। जो मेन पॉइंट, जो मेन मुद्दा होता है वो जनसंख्या को ही प्रायोरिटी लोग देते हैं कि नगर कैसे, नगर में आप लोगों को जनसंख्या के आधार पर ही उसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पहले पढ़ा कि 10 लाख की आबादी अगर कहीं पे है तो उस चीज़ को नगर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो नगर को परिभाषित करने में अक्सर लोग जनसंख्या पर बल देते हैं कि तो सामाजिक तथ्यों पर बल नहीं देते हैं। किंग्सले डेविस एक ये है, ठीक है, किंग्सले डेविस ने बताया कि बिना सामाजिक तथ्यों के नगरों की परिभाषा को स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। अतः कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। अब किंग्सले डेविस के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको पढ़ लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विभिन्नताओं से युक्त होता है तथा वह कृत्रिमता, व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा तथा घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों के रूप में संगठित रहता है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का डेफिनीशन है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो और ये किंग्सले डेविस का है। उसके बाद से अगर विल्कॉक्स के अनुसार देखा जाए, विल्कॉक्स, ठीक है, इनके अनुसार अगर देखा जाए कि नगर का परिभाषा कैसे इन्होंने दिया, तो यहाँ पर नगर का आशय उस प्रदेश से होता है जहाँ प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक तथा व्यवहारिक रूप से कृषि ना होती हो। ठीक है, नगर इन्होंने इनके अनुसार, विल्कॉक्स के अनुसार, ऐसी जगह जहाँ पर कृषि ना होती हो। ठीक है, वहाँ पर मतलब कि उद्योग होता हो, अलग अलग कारखाने हो, ठीक है, उसमें लोग काम करते हों, तो उसको उन्होंने नगर माना है। और एक चीज़, इनके जनसंख्या के घनत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो 1000 व्यक्तियों से, जैसे प्रति वर्ग मील 1000 व्यक्ति से अधिक ना हो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्रति वर्ग मील जनसंख्या जो है वो 1000 व्यक्ति से अधिक हो, तो उसको इन्होंने नगर की संज्ञा दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ग्रामीण एवं नगर समुदाय में अंतर क्या होता है। तो ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा मोटी मोटा कुछ पॉइंट। जैसे कि अगर हम देखें तो नगरों में खेती जो है होती है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, लेकिन जनसंख्या अधिक होती है। और ग्रामीण गांव में देखें अगर तो खेती ज़्यादा होती है, जनसंख्या कम मिलती है, ये चीज़ होती है। घनत्व के मामले में अगर बात करें तो घनत्व यहाँ पे कम होती है ग्राम में, और आप लोगों का नगर में क्या होता है,
नगर में क्या होता है, आप लोगों का जो घनत्व होती है वो ज़्यादा होती है और गांव में क्या होती है, कम होती है। अगर बात करें यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कारखाने या कोई मील उद्योग, ठीक है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर नगण्य मात्रा में होती ही नहीं है, ठीक है। गांव में अगर होती भी तो बहुत कम मात्रा में, और नगर में देखा जाए तो यहाँ पर इसी की जो है बहुलता पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर जनसंख्या की बात करें, यहाँ पर दिया है जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण समुदाय जो होती है, यहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या में एक रूपता तथा सजातीयता होती है, ठीक है, यहाँ पर गाँव में। उसके बाद से अगर नगरीय समुदाय में, शहरों में अगर बात करें तो जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या में विभिन्नता एवं बहुलता होती है, क्योंकि वो सब अपने पर निर्भर होते हैं, ठीक है। कोई भी काम करते हैं अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, जब अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, ठीक है, तो उनकी मानसिकता चेंज होगी, एक दूसरे से अलग होगी। तो ये चीज़ है नगर के लोगों में, मीन्स शहर के लोगों में, ओके। और गांव में क्या है, यहाँ पर प्राचीन रूढ़िवादिता है, सारे जो प्राचीन जो धर्म, ठीक है, धर्म विश्वास है, वही सब ढोते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या यहाँ पर तो कम होती है, लेकिन उनकी जो सोच होती है, उनकी जो विचारधाराएं होती हैं, वो सारी मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नगर में नहीं होता है, शहरों में नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, खुद मतलब काम करते हैं। जब खुद काम करेंगे तो उनकी जो सोच होती है एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती है, ठीक है। अगर हम बात करें व्यवसाय की, व्यवसाय के आधार पर अगर हम बात करें इनमें क्या अंतर होती है, तो कृषि एवं पशुपालन यहाँ पर होती है, कहाँ पे, गांव में। उसके बाद से शहर में, नगरीय समुदाय में क्या होती है, कृषि के अलावा वाणिज्य एवं व्यापार तथा वस्तु निर्माण कार्य भी होता है, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट आधार देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट परिवार के आधार पर। तो संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, कहाँ पे, गांव में होती है। और नगर में अगर शहरों में बात करें तो एकाकी परिवार की बहुलता होती है। यहाँ पर संयुक्त परिवार होते हैं, यहाँ पर एकाकी। संयुक्त मीन्स क्या होते हैं, मतलब कि 2-3 पीढ़ी से एक में ही रहते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। अलगाव अभी भी गाँव में अगर एक एक घर ऐसा देखने को आप लोगों को मिल जाएगा कि जहाँ पर 2-3 पीढ़ी से अभी तक अलग ही नहीं हुए लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा शहरों में नहीं है। शहरों में क्या है, जैसे कि एक पीढ़ी में मान लेते हैं एक पिता है, उसके 3 पुत्र हैं, जैसे तीनों पुत्र की शादी होती है, ठीक है, जैसे तीनों की बीवियां आती हैं ना, तो वहाँ पर अलग हो जाते हैं लोग। तो अलग होके अपना अलग जो है मेंटालिटी, अपना अलग ही फैमिली, अपना अलग घर बना लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं एकाकी परिवार की बहुलता होती है। वहाँ से उनकी पीढ़ी कौन थी नहीं, ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा गाँव में। गाँव में अभी भी ये चीज़ जिंदा है, ठीक है, कि लोग कई पीढ़ियों से अलग ही नहीं हुए हैं और उनकी पीढ़ियों का तो पता है, ठीक है। लेकिन ऐसा शहरों में नहीं होता, ओके। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग, उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पर विवाह के आधार पर। तो यहाँ पर जो ग्राम में मीन्स गांव में जो विवाह होती है वो कैसी होती है, तो अंतः विवाह का प्रचलन यहाँ पे होती है, तथा विवाह में परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों का महत्व है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कोई विवाह अगर हो रहा है तो यहाँ पर परिवार के सदस्य और रिश्तेदार जो होते हैं वो सारे अगर ना हो तो विवाह होगा ही नहीं, ऐसा होता है यहाँ पर गाँव में। लेकिन अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में क्या है, एकाकी परिवार की बहुलता है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा, ठीक है, जो एकाकी परिवार की यहाँ पर बहुलता होती है। उसके बाद से यहाँ पर प्रेम एवं अंतर जातीय विवाह का प्रचलन है। मीन्स कोई प्रेम करके, कोई लव करके, ठीक है, एक दूसरे से शादी कर लेगा, मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। अंतरजातीय विवाह मीन्स अदर कास्ट के लोग एक दूसरे, अगर एक का कास्ट कुछ अलग है, एक का कास्ट कुछ अलग है, वो भी वहाँ पर शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा गाँव में नहीं होता है। गाँव में जैसे कि लोग एक ही जाति के लोगों से शादी करते हैं। उसके बाद से अगर शादी होती भी है तो वहाँ पर रिश्तेदार और उनके परिवार के सदस्य वहाँ पर मौजूद हों तब भी शादी होगी, ठीक है, ऐसा गाँव में है। लेकिन यहाँ पर शहर में आप लोगों का प्रेम करके लोग शादी कर लेंगे, फिर अगर एक दूसरे की कास्ट जो है वो अगर डिफरेंट है तब भी शादी हो जाती है, अंतरजातीय विवाह होती है, प्रचलन है यहाँ पर, ठीक है। विवाह में क्या है, परिवार के सभी सदस्यों की रिश्तेदारी का जो महत्व है बहुत ही कम है, नगण्य मात्रा में है, ठीक है। वहाँ पर रिश्तेदार एवं परिवार के लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है शादियों में, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति कैसी है गाँव में और शहरों में, तो महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो गाँव में निम्न है। गांव में क्या है, निम्न है, पर्दा प्रथा का प्रचलन है एवं अशिक्षित है। मतलब कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं काफ़ी मात्रा में अभी भी गांव में देखा जाए तो। वहाँ की जो बहन बेटियां हैं ना और पत्नियां हैं वो सभी अशिक्षित हैं, मतलब कि अधिकांश मात्रा में आपको मिल जाएंगी जो कि पढ़ी लिखी नहीं है अभी भी। और पर्दा प्रथा का प्रचलन की मतलब घर के अंदर ही रहें वो, ठीक है। उसके बाद से निम्न, इनको निम्न कोटि का दर्जा दिया जाता है। औरतों की स्थिति यहाँ पर ऐसी है गाँव में अभी। लेकिन अगर बात करें हम शहरों में तो यहाँ पर उच्च स्थिति है, इनको पुरुषों के समान माना जाता है कि मतलब जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है, ऐसा शहरों में है, ठीक है। ये एक हद तक काफ़ी सही भी है,
ऐसा मानना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर शिक्षित लोग भी हैं, जो स्त्रियाँ यहाँ पे शिक्षित अधिकांश मात्रा में आपको शिक्षित देखने को मिल जाएंगी, तथा स्वतंत्र हैं यहाँ पर, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है, फ्री है, ठीक है, किसी के बंधन में नहीं रहती है ये, ओके, शहरों में। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बिल्कुल से ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओके। अगर बात करें दोस्तों सामाजिक सशक्तिकरण का, तो सामाजिक स्तरीकरण का, तो यहाँ पर जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण है, जाति के आधार पर, कि मतलब कि यहाँ पर ब्राह्मण लोग रहेंगे, ब्राह्मण लोगों का ये एरिया है, उसके बाद से चमार लोगों का ये एरिया है, SC ST का, ठीक है, OBC का ये एरिया है, ऐसे ऐसे यहाँ पर बंटवारा हुआ है। लेकिन ऐसा यहाँ पर शहरों में नहीं है। शहरों में क्या है, वर्ग के आधार पे है, वर्ग के आधार पे, कि मतलब वर्ग मीन्स इन द सेंस जैसे कि अमीर लोग कितने हैं, ठीक है, जो अमीर लोगों का जो एरिया है वो अलग है, गरीब का अलग है, ऐसा है, ठीक है, वर्ग के आधार पर। उसके बाद से अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, तो सामाजिक दृष्टिकोण गांव में अगर देखा जाए तो सरल या सीधा, भाग्यवादी, अंधविश्वासी, आडंबर रहित तथा कृत्रिमता पर से दूर, ठीक है। यहाँ पर इनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है गांव के लोगों का, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है और सीधा है। और यहाँ पर लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं, किस्मत पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद से अगर बात करें, यहाँ पर अंधविश्वासी लोग होते हैं, भगवान को ज़्यादा पूजते हैं और अपने कर्म को उतना प्रियॉरिटी नहीं देते हैं, भगवान में ज़्यादा पूजते हैं भगवान को। कहीं भी अगर कोई देवी देवता की बात चले तो वहाँ पर पैसे देने से वो कतराते नहीं है, पूजा पाठ ये सब पूरा एकदम ढोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें आडंबर, यहाँ पर आडंबर होता है, ठीक है, एक दूसरे के मन में आडंबर है, कोई आ गया और भगवान के नाम पर एक दूसरे को लूट रहे हैं, ऐसा भी चीज़ यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पर शहर में, तो जटिल जीवन है, यहाँ पर जटिल जीवन है, ठीक है, तार्किकता के आधार पर ये जो है फैसले लेते हैं, वैज्ञानिकता का महत्व यहाँ पर कृत्रिमता का आधारित है, ठीक है। उसका मतलब जो भी है सब कुछ साइंटिफिकली ये सारे विचार ये सब करते हैं शहर के लोग, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे तो साइंटिफिक तरीके से ही लोग सोचेंगे, और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि ये सब ऐसा करते हैं, ठीक है। मानना चाहिए भगवान को, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं मानना चाहिए कि अपने कर्म को ही आप लोग भूल जाओ, ठीक है, कि आप लोग इस धरती पर किस लिए पैदा हुए हो, किस लिए आप लोगों को जीवन मिला है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है धर्म विज्ञान एवं तर्क, धर्म विज्ञान एवं तर्क। तो यहाँ पर गांव में धर्म है एवं विश्वास का महत्व है, विज्ञान एवं तर्क का कम महत्व है, लेकिन ऐसा शहरों में नहीं है। शहर में क्या है, धर्म के स्थान पर विज्ञान का तथा विश्वास के स्थान पर तर्क का सबसे ज़्यादा महत्व है, ओके। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में भाई गांव के लोग अशिक्षित या कम शिक्षित होते हैं, और शहरों में क्या है, आमतौर पर शिक्षित एवं उच्च शिक्षित होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड लोग होते हैं। नेक्स्ट अगर सांस्कृतिक जीवन की बात करें, तो सांस्कृतिक जीवन जो है यहाँ पर स्थिर है, ठीक है, गाँव में, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जो पहले संस्कृति थी वही संस्कृति आज भी ये सब दोहरा रहे हैं गांव के लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, शहरों में सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तनशील लगातार होती चली जा रही है। जो पहली संस्कृति थी धीरे जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी के अनुसार जो है संस्कृति भी यहाँ पर परिवर्तन हो रही है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें हम की भावना या समुदाय भावना, ये कैसी है, तो गांव में क्या है, सामुदायिक भावना या हम की भावना विद्यमान है, अभी भी सामुदायिक भावना या हम की भावना विद्यमान है, और शहरों में क्या है, सामुदायिक भावना या हम की भावना का कम महत्व है। उसके बाद से अगर बात करें सामाजिक संबंध की, तो प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध यहाँ पर गाँव में, और यहाँ पर अगर शहरों में बात करें तो द्वितीयक या तथा औपचारिक संबंध है, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है आप लोगों का सामाजिक नियंत्रण। तो धर्म, परंपरा, परिवार तथा प्रथा, रीति रिवाज आदि द्वारा अनौपचारिक नियंत्रण यहाँ पे है सामाजिक नियंत्रण। अगर बात करें यहाँ पर शहरों में, तो पुलिस, कानून, जेल, न्यायालय आदि द्वारा औपचारिक नियंत्रण है, ओके, ये चीज़ है। उसके बाद से अगर बात करें सामाजिक अंतःक्रिया की, तो सामाजिक अंतःक्रिया में है प्रत्यक्ष सहयोग, कम संपर्क, अर्थात संपर्क क्षेत्र छोटा, ठीक है। और अगर बात करें शहरों में, तो अप्रत्यक्ष सहयोग, संपर्क क्षेत्र बड़ा होना। उसके बाद से सहिष्णुता की बात करें, तो कम सहिष्णुता है यहाँ पर, और यहाँ पर अधिक सहिष्णुता है, ठीक है, शहरों में, ये चीज़ है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है देख लेते हैं, तो वो है आप लोगों का सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना कैसी है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आप लोगों का, समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। जिस प्रकार मकान बनाने में ईंटें, सीमेंट तथा चूने का व्यवस्थित रूप में प्रयोग होता है, उसी प्रकार सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। अब सामाजिक संरचना को विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये है आप लोगों का, यहाँ पर रुक जाइए,
ये मैकाइवर के अनुसार अगर हम लोग देखें तो समाज का वह रूप जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रूप में रहते हैं वही समाज संरचना है, सामाजिक संरचना है, मैकाइवर के अनुसार है। ठीक है, अगर हम बात करें एच.एम. जॉनसन के अनुसार, तो एच.एम. जॉनसन के अनुसार किसी भी चीज़ की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अस्थायी अंतः संबंध होता है, चूँकि सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति की अंतः क्रियाओं के संबंध में निर्मित होती है। इस कारण इसकी संरचना को इन क्रियाओं में पाई जाने वाली नियमितता की मात्रा अथवा पुनरुत्पत्ति में खोजा जाना चाहिए। ये एच.एम. जॉनसन के अनुसार है। उसके बाद से अगर बात करें पार्सन्स के अनुसार, तो पार्सन्स ये इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पार्सन्स के अनुसार भी क्या है, तो परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही प्रत्येक समुदाय सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा विशिष्ट कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता सामाजिक संरचना कहलाती है। ये चीज़ है, तो इसको आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, ये पूछा भी नहीं गया है आज तक, तो आगे पूछा भी नहीं जाएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करें सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन कैसे कैसे होती है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट पहला है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है जो अनवरत चलती रहती है। भारतीय समाज में विभिन्न कालखंडों अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री, मिडविल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे होती है। हमारी सामाजिक परिवर्तन आदि में परिवर्तन होता रहता है, ये चीज़ है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक संरचना में बदलाव, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा में बदलाव आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो सामाजिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है ना, तो वो क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। सामाजिक संरचना में जो बदलाव है वो रहन सहन पे, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा में बदलाव आदि को ही सामाजिक संरचना में शामिल किया गया है। ठीक है, मीन्स सामाजिक परिवर्तन में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बदलाव प्रायः कुछ कारकों के प्रभाव स्वरूप समाज में आते हैं जिसे सामाजिक परिवर्तन का कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य केवल उन संसाधनों से पाया जाता है जो सामाजिक संगठन में होता है। मीन्स समाज को बनाने के लिए जो चीज़ उपयोगी होते हैं वही जो है सामाजिक परिवर्तन में भी ये उपयोगी होते हैं। उसके बाद से जोन्स के अनुसार अगर बात करें तो सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक संगठन के किसी भी तत्व में फेरबदल, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं में संशोधन को व्यक्त करता है। जैसे कि हमारी पॉलिटी में जब आप लोग अलग अलग अमेंडमेंट पढ़े होंगे ना, अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग चीज़ बनाए, तो उस चीज़ को संशोधित करने के लिए अमेंडमेंट भी तैयार किए गए हैं हमारे संविधान में। इसी तरीके से यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में भी ऐसे ही होता है। जो पहले कोई चीज़ अगर समाज में बन गया है, अगर आज के समय में वो चीज़ अगर गलत लगे, ठीक है, या वो सही से ना हमारे समाज में बैठ पा रही हो, तो उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। तो वही जब परिवर्तन होता है तो हमारे समाज में भी परिवर्तन होती है। तो यही चीज़ है आप लोगों का यहाँ पर भी। ओके, उसके बाद से यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक सहायक होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है, भौगोलिक कारक। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक क्या है, तो भौगोलिक कारक में जंगल, पहाड़, वर्षा ऋतुएं, नदी, मौसम, भूकंप, बाढ़, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो जंगल भी शामिल होते हैं, पहाड़ भी शामिल होते हैं, वर्षा भी, ऋतुएं भी, मीन्स अलग अलग जो मौसम है, नदी, मौसम, भूकंप, बाढ़, काल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, मीन्स कम वर्षा, अधिक वर्षा, ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, भौगोलिक कारक में, जो कि सामाजिक परिवर्तन के कारक माने जाते हैं। भौगोलिक कारक में ये सारी चीज़ आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौगोलिक कारक में ये इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन से भौगोलिक कारक होते हैं। तो जंगल दे देगा, पहाड़, वर्षा, ठीक है, एक डिफरेंट दे देगा कोई, तो आप लोगों को उसी में चूज करना रहेगा। ओके, फिर है प्राकृतिक जो पर्यावरण है मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरंतर जो है प्रभावित करते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरंतर प्रभावित करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, मानव का विकास जो है वो प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण गाँव या शहर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखते हो अधिकांश वर्षा के कारण जो है बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कितने घर जो है बह जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है शहर, गाँव ये सारे बर्बाद हो जाते हैं ना। और कहीं कहीं तो जंगलों में आग लग जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण आग लग जाते हैं, कुछ तो मानव के गलतियों के कारण आग लग जाते हैं। तो इससे कितने जो है जंगल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इससे हमारे पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट को भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। लोग नए स्थान पर बसने को विवश हो जाते हैं, फलतः वे नए स्थानों की प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों एवं आदर्शों को ग्रहण कर लेते हैं। ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नेक्स्ट है आप लोगों का,
इससे स्थान छोड़ने वाले मूल लोगों की संस्कृति एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो कोई जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कोई चीज़ छोड़ रहे हो पहले से ही, कोई आपके जैसे कि आप लोग किसी जगह पे हो, अगर अचानक में वहाँ से छोड़ना पड़े और आप लोग नए जगह पर जाते हो तो वहाँ पर बहुत अजीब सा लगता है ना। पहले आप लोग क्या होते हो, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के वेशभूषा में ढल जाते हो पहले जहाँ रहते हो, फिर नए जगह पर जाते हो तो वहाँ पर जो उसका समय है, ठीक है, वहाँ पे नए नए लोग हैं, अलग अलग लोग, जो इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, तो आप लोग वहाँ पर ढलने में थोड़ा समय लगता है। तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट का जो स्थिति है ना, उसको धारण करने में भी समय लगता है। तो वहाँ पर आप लोगों की चेंजिंग आती है। कहीं भी आप अगर चेंज कर रहे हो अपने स्थान को, अपने प्लेस को, तो आप लोगों में भी वो चीज़ चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है, इससे स्थान छोड़ने वाले मूल लोगों की संस्कृति एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का दिया है, भौगोलिक कारक लोगों की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, संस्कृति एवं सभ्यता, खान पान, वस्त्र, भोजन एवं मकान की बनावट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संरचना को प्रभावित करती हैं। इतने चीज़ों को प्रभावित करती है कौन? भौगोलिक कारक, ठीक है। तो भौगोलिक एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो भौगोलिक कारक जो है वो क्या क्या चेंजिंग लाती है हमारे जीवन में। तो भौगोलिक कारक जो है वो लोगों की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, ये चीज़, उसके बाद से संस्कृति एवं सभ्यता, ठीक है। फिर खान पान, वस्त्र, भोजन, मकान की बनावट, उसके बाद से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संरचना को प्रभावित करते हैं। इतनी चीज़ है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें जैविक कारक, ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन में जो जैविक कारक यहाँ पर हमने पढ़ा ना, सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारक होते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या पढ़ा? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या क्या हमने पढ़ा? जंगल, पहाड़, वर्षा ऋतु, नदी, मौसम, भूकंप, बाढ़, काल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सारे शामिल हैं हमारे भौगोलिक कारक में, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो है जैविक कारक, ठीक है। जैविक कारक में क्या क्या आते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो जैविक कारक में आप लोगों का आएगा व्यक्ति का कद, शारीरिक संगठन आदि वंशानुक्रम एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं औसत आयु पर भी जैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैविक कारक वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। वंशानुक्रम से ये सारे प्राप्त होते हैं जैविकीय कारक, ठीक है। उसके बाद से पॉइंट नेक्स्ट है आप लोगों का अंतरजातीय, प्रजातीय विवाह, ये प्रजातीय मिश्रण संस्कृति, सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता को प्रभावित करते हैं। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविक कारकों का महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। डार्विन ने क्या किया है? सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविक कारकों को जो है महत्वपूर्ण माना है। डार्विन ने क्या कहा था? जो ये आप लोगों का एक जिराफ है, ठीक है, एक जिराफ है। जैसे जैसे वो, जैसे यहाँ पर इतना लंबा पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पत्तियाँ, ठीक है, फूल पत्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, उसको खाने के लिए ये क्या करेगा? अपनी गर्दन को जैसे जैसे मतलब बढ़ाएगा तो इसके अंदर भी विकास होता रहता है, ठीक है, इसके अंदर भी विकास होता रहता है। और इसकी जो अचानक में जो है धीरे धीरे करके इनकी जो गर्दन है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो जब ये बढ़ गई है तो फिर धीरे धीरे इनके जो वंशानुक्रम मीन्स इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, इनसे जो पीढ़ियाँ आगे उत्पन्न होंगी तो उनके भी जो है गर्दन क्या होंगे? उसी अनुसार बढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया अंतर प्रजातीय विवाह, प्रजातीय मिश्रण संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता को प्रभावित करते हैं। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविक कारकों का महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद से क्या है? पेरेटो ने यह बताया कि समाज में प्रजातियां एवं प्राणी अगर शास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ लोग होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है। यदि ऐसा नहीं पाया जाता तो समाज की अनवधि हो जाती है, ठीक है। ये पेरेटो के अनुसार है। उसके बाद से नेक्स्ट जो कारक है वो है जननांकीय कारक। क्या है? ये आप लोगों का जननांकीय कारक। इसमें क्या है? तो इसमें है आप लोगों का किसी देश की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास प्रवास, लिंग अनुपात, युवा तथा वृद्धों की संख्या आदि सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो किसी देश की जो जनसंख्या है वो, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो इससे जो है बहुत ही हमारे समाज को, हमारे देश को, ठीक है, बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है, अलग अलग फील्ड में। ओके, तो किसी देश की जनसंख्या क्या है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, आवास प्रवास, लिंग अनुपात, युवा वृद्धों की संख्या आदि सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। कौन? जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, उसको देख लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है परिवार, विवाह के स्वरूप, गरीबी, बेकारी, समृद्धि, जन्म निरोध, ठीक है, संबंधी सरकार की नीति आदि पर जनसंख्यात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इससे सामाजिक संरचना का अध्ययन करना भी सरल होता है।
सही है। यहाँ पर क्या होगा, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर परिवार विवाह का स्वरूप, गरीबी, बेकारी, ये सारी चीज़ें देखने को आप लोगों को मिलेगी। अगर सामाजिक संरचना का अध्ययन भी किया जाए तो उसमें भी आप लोगों को कठिनाई होगी। ठीक है, तो इससे ये होता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम नेक्स्ट कारक की, तो वो है आप लोगों का आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या आता है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है आर्थिक कारकों में उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, औद्योगिकीकरण, श्रम विभाजन एवं प्रतिस्पर्धा आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, आर्थिक कारक में क्या क्या आते हैं। पहला, यहाँ पर मैं पहला बताऊँ तो उपभोग की प्रकृति क्या है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद से उत्पादन का स्वरूप क्या है, ये चीज़। उसके बाद से वितरण की व्यवस्था क्या है, आर्थिक नीतियाँ क्या हैं, औद्योगिकरण क्या है, श्रम विभाजन एवं प्रतिस्पर्धा, ये सारे शामिल हैं आर्थिक कारक में। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है आर्थिक स्थिति में तीव्रगामी परिवर्तन में सामाजिक स्तरीकरण प्रभावित होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पुरानी मान्यताओं, प्राथमिकताओं तथा अतार्किक व्यवहारों का त्याग कर देता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आर्थिक स्थिति में तीव्रगामी परिवर्तन से सामाजिक स्तरीकरण प्रभावित होता है। ओके, व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करता है, ये पुरानी मान्यताओं, प्राथमिकताओं तथा अतार्किक व्यवहारों का त्याग कर देता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, इससे जो है सामाजिक संगठनों, सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक संरचना में बदलाव आता है तथा अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन आदि का प्रचलन बढ़ जाता है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद से नेक्स्ट जो कारक है वो हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक कारक। तो अगर आप लोग बोर हो गए हो या वीडियो देख के, ठीक है, या आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब मतलब फील कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग पॉज कर सकते हो वीडियो और थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद से फिर वीडियो को प्ले करके आप लोग देख सकते हो पुनः। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कारक आप लोगों का है, आप लोगों का सांस्कृतिक कारक है। सांस्कृतिक कारक में क्या क्या आते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा संस्कृति जो है व्यक्ति के विश्वासों, मूल्यों, विचारों, आदतों एवं व्यवहारों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जैसे ही सांस्कृतिक तत्वों में बदलाव आता है वैसे ही सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध, व्यवहार आदि में भी बदल जाते हैं। सही बात है, संस्कृति में अगर बदलाव आ रही है किसी व्यक्ति के, तो वहाँ से आप लोगों का जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संबंध, व्यवहार आदि भी बदल जाते हैं। अगर बात करें संस्कृति एवं सामाजिक परिवर्तन के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे संस्कृति बदलेगी वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद से वर्तमान समय में आधुनिक एवं पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सही बात है। उसके बाद से अगर बात करें मनोवैज्ञानिक कारक, तो मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं हमारे सामाजिक परिवर्तन के। ठीक है, तो यहाँ पर है मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण ही सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण ही सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, अर्थात मानसिक असंतोष एवं संघर्ष सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप परिवार के सदस्यों तथा पति पत्नी के बीच मानसिक अनुकूल न होने के कारण पारिवारिक विघटन या विवाह विच्छेद होता है। तो यहाँ पर जो मानसिक तत्व है ना, मानसिक कारक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर अगर किसी मानव का मस्तिष्क में जो विचार हैं, अलग अलग की फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो सारी अगर चेंज हो रही हैं समय के साथ, तो इससे क्या होता है, अगर दो व्यक्ति हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, अगर उनके मानसिक जो स्थिति है, मानसिक विचार हैं, वो अगर एक दूसरे से बैठ नहीं रहे हैं, ठीक है, सामंजस्य में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अलगाव होगा। ठीक है, अलगाव होगा, झगड़ा होगा, ठीक है, मारपीट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ये चीज़ आप लोगों को आसानी से आप लोगों को देखने को वहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि जहाँ पर तलाक होता है, तलाक क्यों होता है, जब एक दूसरे की मानसिक सोच जो होती है, फीलिंग्स जो होती हैं, वो एक दूसरे की कंपेयर में बैठता नहीं है। ठीक है, सामंजस्य वहाँ पर नहीं बैठ पाता है, इससे एक दूसरे में लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, उसके बाद से लास्ट में क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो मनोवैज्ञानिक कारक जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सामाजिक परिवर्तन में। उसके बाद से अगर बात करें दोस्त यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है मानसिक एवं सामाजिक तनाव जो होते हैं वो संबंधों को तोड़ देते हैं तथा लोगों में निरस्ता का भाव पैदा करते हैं, जिससे हत्या व अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है।
ऐसा भी होता है, देखने को मिला है कि मतलब अगर पति पत्नी में सही नहीं बैठ रहा है तो पति पत्नी का कत्ल कर देता है, पत्नी जो है पति को मरवा देती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट जो आप लोगों का कारक है वो है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। भारत में सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जागीरदारी जो है तथा दास प्रथा को समाप्त किया गया, तथा छुआछूत की समाप्ति तथा ग्रामीण विकास के प्रयास किए गए। इससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिला है। सही बात है, राजनीतिक कारक जो होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे सामाजिक परिवर्तन में। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी कारक की, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास में श्रम विभाजन जो है वो कार्यों में बदलाव, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, कृषि कार्यों की प्रवृत्ति में बदलाव आदि देखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, इससे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हुआ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विशेषताओं का फैलाव हुआ। वर्तमान में इसके फलस्वरूप प्रभाव स्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन में बदलाव देखा गया है। इतने सारे कारक आप लोगों ने पढ़ा कि मतलब कि हमारे सामाजिक परिवर्तन में जो भिन्न भिन्न कारक हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक हमने देखा, उसके बाद से यहाँ पर जैविक कारक देखा, फिर से हमने देखा यहाँ पर जनांकीय कारक देखा, उसके बाद से हमने देखा यहाँ पर आर्थिक कारक, उसके बाद से सांस्कृतिक कारक, फिर से मनोवैज्ञानिक कारक, फिर से राजनीतिक कारक, फिर उसके बाद से लास्ट में हमने देखा सूचना प्रौद्योगिकी कारक। इतने सारे कारक आप लोगों के मौजूद हैं किसमें, सामाजिक परिवर्तन लाने में। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान क्या क्या हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान क्या क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, समाज में होने वाले सभी सामाजिक परिवर्तन की घटनाओं को 3 प्रकार के प्रमुख प्रतिमानों से समझा जा सकता है। तो कौन कौन से प्रतिमान है देख लेते हैं। तो पहला है समरैखिक परिवर्तन। समरैखिक परिवर्तन में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो समरैखिक परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है, समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसे रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यह रेखा लंबवत क्षैतिज हो सकती है। इसकी दिशा विकास की दिशा में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, समरैखिक परिवर्तन प्रतिमान को निम्नांकित रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला है आप लोगों का पुरातन समाज। ठीक है, ये आप लोगों का पुरातन समाज है। पुरातन समाज में जो ए से बी यहाँ पर सीधी रेखाएं दी गई है। ठीक है, तो ये विकास की दिशा है, ये विकास की दिशा है। यहाँ पर देख लीजिए, ए से बी अगर जा रहा है तो पुरातन से आप लोगों का आधुनिक में जा रहा है, तो यहाँ पर ए से बी यहाँ पर विकास हो रही है, तो ये विकास की दिशा है। अगर बात करें आधुनिक समाज की, तो आधुनिक समाज में विकास की दिशा किस तरीके से है, इस तरीके से। और पुरातन समाज में क्या, इस तरीके से पहले नीचे गिरेगा फिर ऊपर आएगा, तो इस तरीके से, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आधुनिक समाज में विकास की दिशा यहाँ पर इस तरीके से रेखा दर्शाया गया है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए चित्र 1 तथा 2 में यह स्पष्ट होता है कि पुरातन समाज एक समान विकास की दिशा में चलकर ए से बी तक पहुँचा है। इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। सही बात है, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर एक पैरेलल डायरेक्शन में ये चीज़ चली है। ठीक है, और इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुई है। एक दिशा ए से चलकर बी तक ये पहुंच गया है, बस सीधी रेखा में। ठीक है, उसके बाद यहीं पर अगर बात करें चित्र नंबर 2 में, तो आधुनिक समाज एवं उसके विकास की दिशा को रेखा को दिखा रहा है। यहाँ पर पाया गया कि पुरातन समाज ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मूलभूत विकास एवं अन्वेषणों के कारण अब पहले की अवस्था में न होकर नई अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ए से डी तक है। ठीक है, उसके बाद से यह स्थिति प्रगति की सूचक है, यह बताती है कि समाज में प्रौद्योगिकी के कारण बदलाव आया है और यह वर्तमान में भी प्रगतिशील दिशा में बढ़ रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे उतार चढ़ाव परिवर्तन। उतार चढ़ावदार परिवर्तन ये कैसा होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यह सामाजिक परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान है। आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। मतलब इसमें क्या रखा जाएगा, आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, इस प्रतिमान के तहत समाज की अच्छी तथा खराब स्थिति को देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप जो है, जब समाज आर्थिक रूप से खुशहाल होता है तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है, तथा समाज में खुशहाली नहीं होती है तो स्थिति खराब होती है। तो इस प्रकार इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला देख लो आप लोग, इस तरीके से दिया गया है ना। जब चढ़ाव हो रही तो समझ लो खुशी है समाज में, अगर यहाँ पर नीचे आ रही है ग्राफ तो लाइन, तो फिर यहाँ पर दुखी मान लो, तो यहाँ पर समाज की स्थिति डाउन होती जा रही है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ ए तथा बी समाज की अच्छी
ए तथा बी समाज की अच्छी तथा खराब स्थिति को दिखा रहे हैं। मतलब ए जो है ये जब पीक पॉइंट पे तो यहाँ पर समाज की अच्छी स्थिति दिखा रही है, अगर यहाँ पर निम्न पॉइंट पे है, नीचे वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप लोगों को समाज की स्थिति बुरी दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद से चक्रीय परिवर्तन में अगर हम लोग आए तो चक्रीय परिवर्तन में क्या है, तो मानव जीवन में शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था का एक वृत्तानुक्रम चलता रहता है। इस परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है, अतः यह भी एक परिवर्तन ही है। यहाँ पर है मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म लेता है तथा शिशु रूप से जन्म लेकर वृद्ध अवस्था तक में अपना जीवन यापन जो है वो करता है। इस प्रकार प्रकृति जो है, प्रकृति जगत मानवीय सभ्यताओं तथा फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में होता रहता है। यह मानव की विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। जैसे कि मैं बता दूँ, ये आप लोगों का ये वृत्त है, मान लीजिए, एक मिनट, इसको मैं सही से बना दे रहा हूँ। ये आप लोगों का वृत्त है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर शिशु जो है वो जन्म लिया, धीरे धीरे यहाँ पर वो 10 से 12 साल का हुआ, फिर से वो यंग हुआ, उसके बाद से यहाँ पर उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद यहाँ पर उसके बच्चे पैदा हुए, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर लास्ट में जाके मर जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो चक्र है ना, ये चलता रहता है। तो ये वृत्ताक्रम में चीज़ चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, इस प्रकार प्रकृति जगत मानवीय सभ्यताओं तथा फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में होता रहता है। यह मानवीय विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। उसके बाद से चक्रीय क्रम में होने वाले जो परिवर्तन है प्रतिमान को इस प्रकार देखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया होगा, ये रहा। मैंने बताया ना आप लोगों को कि वृत्तानुक्रम इस तरीके से है। तो यहाँ परिवर्तन ए से डी तक तथा पुनः डी से उसी क्रम में एक चक्र की भांति दिखाया गया है जो निरंतर जारी रहता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, ग्रामीण परिवार तथा नातेदारी, ये क्या होता है, ग्रामीण परिवार तथा नातेदारी ये क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो मानव समाज का इतिहास परिवार का इतिहास है, क्योंकि मानव के जीवन के प्रारंभ से ही परिवार हमेशा साथ होता है, जो संस्कृति विकास के सभी स्तरों पर भी मौजूद होता है। उसके बाद से है समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में परिवार समाज की छोटी इकाई होती है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि को परिवार ने ही जन्म दिया है। उसके बाद से पॉइंट नंबर 3 है, परिवार ही जो है नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं को देखभाल करता है। यौन संबंधों एवं संतान व्यक्ति उत्पत्ति सामाजिक नियम सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है। ठीक है, ये भी चीज़ है। परिवार क्या है, परिवार ही जो है वो नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। यौन संबंधों एवं संतान उत्पत्ति सामाजिक नियम एवं सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है। कौन, परिवार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, परिवार भावनात्मक तथा घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर बालकों का पालन पोषण एवं समाजीकरण आदि में योगदान देता है। तो परिवार का यहाँ पर अहम भूमिका है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग नातेदारी की, तो नातेदारी क्या है, तो अंग्रेजी के शब्द किनशिप को हिंदी में बंधुत्व नातेदारी स्वजन संगोत्र आदि नामों से जाना जाता है। यह नातेदारी तथा विवाह जीवन के आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने परिवार एवं नातेदारी को जन्म दिया है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने परिवार एवं नातेदारी को जन्म दिया है। मानव सामाजिक प्रणाली है, मानव जो है वो सामाजिक प्रणाली है और यह जन्म से मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है, किंतु इसमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन, रक्त संबंध अथवा पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं। सही बात है, जो मानव है ना वो जब से पैदा होता है और जब तक मरता है, पैदा होने से मरने तक उसकी जो अनेक व्यक्तियों से यहाँ पर जहाँ जहाँ जाता है, मतलब अनेक व्यक्तियों से वो घिरा रहता है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा संबंध किससे होता है उसका, तो जिससे उसका विवाह होता है, जिससे विवाह में वो विवाह के बंधन में वो बंधता है। उसके बाद से जिससे रक्त संबंध में परिवार में अपने माँ बाप भाई बहन, ठीक है, अपने चाचा चाची, इनसे सबसे ज़्यादा संबंध होता है। उसके बाद से पारिवारिक आधार पर भी वो संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये है, नातेदारी का आधार मूलतः जैविकीय होते हुए भी सामाजिक होता है। उदाहरण स्वरूप गोद ली गई संतान जैविकीय नहीं होती है, किंतु सामाजिक मान्यता के द्वारा जैविकीय संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएँ। परिवार का अर्थ क्या होता है सही मायने में, और उसकी परिभाषाएँ क्या क्या हो सकती हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया है परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएँ। फर्स्ट पॉइंट है,
परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है या लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ सेवक होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है, परिवार का तात्पर्य किसी ऐसे समूह से होता है जिसके सदस्य सेवा भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट, अतः परिवार का अर्थ ऐसी समिति या संस्था से होती है जहाँ पर पति पत्नी एक निवास में बच्चे सहित या बच्चे रहित रहते हैं, ये चीज़ भी परिवार में आता है। उसके बाद से अगर बात करें, मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सोशल स्ट्रक्चर में कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। ठीक है, ये मर्डॉक के अनुसार है। अगर बात करें मैकाइवर एवं पेज ने कहा गया है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, किंतु परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। सही बात है, यहाँ पर जो संकट काल में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन वो क्या है, किंतु परिवार के लिए जीवन पर्यंत वो परिश्रम करता रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, परिवार को विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनका एक दूसरे के प्रति संबंध संगोत्रता पर आधारित होता है और एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं ये सारे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जाति प्रथा कमज़ोर, समाज में छुआछूत, जाति तथा आदि कम हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक मिनट, इतनी चीज़ें थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है पश्चिमीकरण देखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट आप लोगों का